खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो हम सबने बचपन से सुनी है, लेकिन लक्ष्मीबाई महज वीरता की इन पंक्तियों तक सीमित नहीं थी। 1857 के उस बारूद में वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खौफनाक पहेली बन चुकी थी। जब अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने झांसी को घेरा तो उसे लगा था कि एक विधवा रानी आसानी से घुटने टेक देगी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने उस दौर में महलों के ऐश आराम को ठोकर मारकर औरतों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो मौत से नहीं, गुलामी से डरती थी। उनका स्टैंड बहुत साफ और सीधा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के घमंड पर एक सीधा प्रहार था। दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े के साथ किले की उस ऊंची दीवार से लगाई गई छलांग महज एक बचाव नहीं थी, वो छलांग इस बात का ऐलान थी कि जब बात स्वाभिमान की हो तो एक औरत पूरे सिस्टम को चुनौती देकर मौत की आंखों में आंखें डाल सकती है। आज हम उन पुरानी कहानियों को किनारे रखकर रानी लक्ष्मीबाई के उसी रॉ और विद्रोही सफर को देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक अकेली मां ने अपनी तलवार की धार से अंग्रेजों के अजेय होने के भ्रम को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और परिवार के लोग उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। पेशवा के दरबार में रहने के कारण उन्हें बचपन से ही राजनीतिक माहौल और राज्य चलाने के तरीकों को करीब से देखने का मौका मिला। उस समय की आम लड़कियों की शिक्षा से अलग थी। उनकी शिक्षा में तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी को शामिल किया गया था। नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे रणनीतिकारों के साथ उनका बचपन बीता, जिससे उन्हें कम उम्र में ही सैन्य संरचनाओं और युद्ध के बुनियादी नियमों की अच्छी समझ हो गई थी। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद वे झांसी आ गईं। 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 4 महीने की उम्र में ही उस बच्चे का निधन हो गया। इसके बाद 1853 में महाराजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। अपने निधन से ठीक पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। यह सब एक ब्रिटिश अधिकारी की मौजूदगी में कानूनी तौर पर किया गया था, ताकि राज्य के उत्तराधिकार का कोई विवाद न रहे। लेकिन महाराजा के निधन के तुरंत बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यानी व्यपगत के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी के राज्य को साम्राज्य में मिला लिया और रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर झांसी का किला खाली करने का आदेश दिया। उन्हें महल छोड़कर रानी महल में जाकर रहना पड़ा। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई के राजनीतिक और रणनीतिक सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। जब उनके राज्य को छीना गया तो उन्होंने कोई भावनात्मक या जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली और कूटनीति का उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों और लॉर्ड डलहौजी को कई आधिकारिक पत्र लिखे। इन पत्रों में उन्होंने हिंदू कानूनों और पुरानी संधियों का हवाला दिया जो झांसी के शासकों और ब्रिटिश सरकार के बीच पहले हुई थी। इतिहासकार ताप्ती रॉय के शोध और उस समय के दस्तावेजों से पता चलता है कि लक्ष्मीबाई ने अपने मामले को मजबूती से पेश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश वकील जॉन लैंग को भी झांसी बुलाया था। जॉन लैंग ने अपनी किताब वंडरिंग्स इन इंडिया में लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई को कानूनी दस्तावेजों, प्रशासन और राजनीति की बहुत गहरी और स्पष्ट समझ थी। वे केवल एक शासक नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक थीं जो अपने राज्य के हर कानूनी पहलू को समझती थीं। जब उनकी सभी कानूनी अपीलों को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया, तब भी उन्होंने तुरंत कोई सैन्य विद्रोह नहीं किया, बल्कि वे सही समय और सही मौके का इंतजार करने लगी। 1857 में जब मेरठ और अन्य इलाकों में सिपाहियों का विद्रोह शुरू हुआ, तब झांसी में भी ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बगावत हो गई। उस समय ब्रिटिश अधिकारी मेजर एरस्किन को लक्ष्मीबाई ने पत्र लिखकर बताया कि विद्रोही सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। यह उनकी एक बहुत ही शानदार कूटनीतिक चाल थी। उन्होंने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि वे केवल प्रशासन संभाल रही हैं, जबकि असल में वे अंदर ही अंदर अपनी सैन्य ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रही थीं। जब तक अंग्रेज अपनी सेना को झांसी की तरफ भेजते, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी सेना तैयार करने और किले को मजबूत करने के लिए कई महीनों का समय मिल गया। अब अगर हम उनके प्रशासन और सैन्य रणनीति को आसान भाषा में समझें,
तो उन्होंने सबसे पहले राज्य की अर्थव्यवस्था को संभाला। युद्ध लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की होती है। उन्होंने झांसी के खजाने का बहुत सावधानी से प्रबंधन किया। उन्होंने टैक्स वसूलने की व्यवस्था को फिर से चालू किया ताकि सेना को वेतन देने और हथियार बनाने के लिए लगातार पैसा आता रहे। उन्होंने अपने दरबार में एक खुली व्यवस्था बनाई जहां आम लोग सीधे आकर अपनी शिकायतें बता सकते थे और न्याय मांग सकते थे। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि झांसी की आम जनता का उन पर भरोसा बहुत मजबूत हो गया और जब युद्ध का समय आया तो आम नागरिकों ने भी सेना का पूरा साथ दिया। सैन्य रणनीति के स्तर पर लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा कदम था अपनी सेना का आधुनिकीकरण और उसमें समाज के हर वर्ग को शामिल करना। उस समय की पारंपरिक सेनाओं में केवल खास जातियों के पुरुषों को ही लड़ने का मौका मिलता था, लेकिन उन्होंने इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपनी सेना में स्थानीय किसानों, कारीगरों और मजदूरों को भी भर्ती किया और उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी। उनका मानना था कि अगर एक छोटे राज्य को एक बड़ी साम्राज्यवादी सेना से लड़ना है तो राज्य के हर व्यक्ति को सैनिक बनना होगा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की एक विशेष सैन्य टुकड़ी बनाई जिसे दुर्गा दल का नाम दिया गया। इस टुकड़ी का नेतृत्व झलकारी बाई कर रही थी। झलकारी बाई एक साधारण परिवार से थीं और उनका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलता जुलता था। महिलाओं को सेना में शामिल करना केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति भी थी। इससे पूरे राज्य की महिलाओं में यह संदेश गया कि उन्हें भी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ना है। झलकारी बाई को रानी की तरह कपड़े पहनाकर और उनका रूप देकर युद्ध के मैदान में भेजना भी एक बहुत ही बेहतरीन सैन्य चाल थी, जिसका इस्तेमाल बाद में अंग्रेजों को धोखा देने के लिए किया गया। किले की सुरक्षा को लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत ही आधुनिक डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली तैयार की थी। झांसी का किला एक पहाड़ी पर बना था जो भौगोलिक रूप से बहुत सुरक्षित था। उन्होंने किले की दीवारों को और मजबूत करवाया और किले के हर महत्वपूर्ण कोने पर भारी तोपें तैनात करवाईं। इनमें भवानी शंकर, कड़क बिजली और घनगर्जन जैसी तोपें शामिल थीं। उन्होंने किले के अंदर ही एक नया तोपखाना बनवाया जहां लगातार नए हथियार और गोला बारूद बनाए जा रहे थे। किले के अंदर बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर यानी गंधक की सप्लाई की पूरी व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि अंग्रेज सेना किले की घेराबंदी कर सकती है, इसलिए उन्होंने किले के अंदर अनाज और पानी का बहुत बड़ा भंडार जमा कर लिया था ताकि अगर घेराबंदी महीनों तक चले तब भी सेना और लोगों को भूखा न रहना पड़े। रानी लक्ष्मीबाई की सैन्य रणनीति का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू उनका खुफिया नेटवर्क था। वे जानती थीं कि सूचना सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने अपने जासूसों को अंग्रेजों के शिविरों और आसपास के इलाकों में तैनात किया था, जो उन्हें ब्रिटिश सेना के हर कदम और उनकी तैयारियों की सटीक जानकारी देते थे। जब ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज 1858 के वसंत में अपनी सेना लेकर झांसी की तरफ बढ़ रहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई को उसकी सेना की संख्या, उनके हथियारों और उनके रास्ते की पूरी जानकारी पहले से मिल चुकी थी। उन्होंने किले के आसपास के सभी पेड़ों को कटवा दिया था और घास को जला दिया था ताकि अंग्रेजों की सेना को झांसी के पास पहुंचने पर न तो छिपने के लिए जगह मिले और न ही उनके घोड़ों के लिए चारा मिल सके। यह एक क्लासिक स्कॉच्ड अर्थ यानी झुलसी हुई धरती की रणनीति थी, जो दिखाती है कि उन्हें युद्ध के मैदान के भूगोल का कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत अच्छी तरह से आता था। वे जानती थीं कि केवल झांसी की सेना अंग्रेजों का लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने आसपास के अन्य विद्रोही नेताओं के साथ संपर्क बनाया। उन्होंने तात्या टोपे और राव साहेब के साथ एक गठबंधन तैयार किया। उनकी रणनीति यह थी कि जब अंग्रेज झांसी के किले पर हमला करेंगे तो तात्या टोपे अपनी सेना लेकर पीछे से अंग्रेजों पर हमला करेंगे, जिससे अंग्रेज सेना दो तरफ से घिर जाएगी। यह पिंसर मूवमेंट यानी दोनों तरफ से घेर कर हमला करने की एक बहुत ही उच्च स्तर की सैन्य चाल थी। हालांकि बाद में युद्ध के मैदान में कुछ परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन यह योजना उनके रणनीतिक दिमाग की गहराई को साबित करती है। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में खुद अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व किया। वे किले के अंदर बैठकर केवल आदेश नहीं देती थीं, बल्कि वे खुद घोड़े पर बैठकर सेना के बीच जाती थीं और अपनी तोपों की पोजीशन सेट करवाती थीं। उनका यह कदम उनकी सेना के मनोबल को बहुत ऊंचा रखता था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक कुशल शासक और सेनापति वह होता है जो अपनी रणनीति को केवल कागज पर नहीं है बनाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे जमीन पर उतारने के लिए खुद सबसे आगे खड़ा होता है। इस तरह उन्होंने प्रशासन और सैन्य कौशल का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने उस समय के ब्रिटिश जनरलों को भी उनकी रणनीतिक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। झांसी के किले की घेराबंदी जब 1858 के मार्च महीने के अंत में शुरू हुई,
तब ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने अपनी सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स के साथ पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति इस समय पूरी तरह से एक रक्षात्मक युद्ध की थी, लेकिन यह कोई साधारण बचाव नहीं था। उन्होंने किले के अंदर की पूरी नागरिक आबादी को एक सैन्य रसद तंत्र में बदल दिया था। युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती हथियारों और तोपों को लगातार चालू रखना होती है। जब तोपें लगातार गोले दागती हैं तो उनका धातु बहुत गर्म हो जाता है और उनके फटने का खतरा पैदा हो जाता है। इस तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत ही व्यावहारिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने किले की महिलाओं और उन नागरिकों की ड्यूटी लगाई जो सीधे तौर पर लड़ता है कि वे मोटे कपड़ों को पानी में भिगोकर लगातार तोपों के ऊपर रखें ताकि वे ठंडी रहें। यह एक बहुत ही सीधा और प्रशासनिक कदम था, लेकिन युद्ध के मैदान में इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इसी वजह से झांसी की भवानी शंकर और घनगर्जन जैसी तोपें अंग्रेजों की तोपों के मुकाबले बिना रुके ज्यादा देर तक गोलाबारी कर सकीं। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने खुद अपने सैन्य दस्तावेजों में लिखा है कि झांसी के किले से होने वाली गोलाबारी इतनी सटीक और भारी थी कि ब्रिटिश सेना को कई बार अपनी तोपों की जगह बदलनी पड़ी और उनके कई सैनिक मारे गए। घेराबंदी के दौरान किसी भी किले के अंदर सबसे बड़ा संकट खाने और पानी का होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका प्रबंधन महीनों पहले ही शुरू कर दिया था। उन्होंने अनाज के बड़े भंडार जमा कर लिए थे और पीने के पानी का राशन तय कर दिया था। किले के अंदर के कुओं का इस्तेमाल बहुत सख्त प्रशासनिक निगरानी में किया जा रहा था ताकि पानी बर्बाद न हो। जब अंग्रेज दिन के समय अपनी भारी तोपों से किले की दीवारों पर गोले दागकर उन्हें तोड़ देते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई की नागरिक सेना रात के अंधेरे में मिट्टी, पत्थरों और लकड़ी के बड़े लट्ठों का इस्तेमाल करके उन दीवारों की मरम्मत कर देती थी। अगले दिन जब अंग्रेज हमला करने आते तो उन्हें दीवार फिर से खड़ी मिलती थी। यह रणनीति अंग्रेजों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से थकाने के लिए बनाई गई थी। किले के अंदर उनका संचार नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर मोर्चे की खबर सीधे उनके पास आती थी, जिससे वे यह तुरंत तय कर पाती थीं कि किस दीवार पर सबसे ज्यादा खतरा है और वहां खजाने से निकालकर अतिरिक्त गोला, बारूद या सेना की टुकड़ी कब भेजनी है। इसी घेराबंदी के दौरान उनकी सैन्य रणनीति का एक और रूप देखने को मिला, जिसे सहयोगियों के साथ तालमेल कहते हैं। उन्होंने तात्या टोपे को पत्र भेजकर मदद मांगी थी। जब तात्या टोपे अपनी लगभग 20,000 सैनिकों की सेना लेकर झांसी को अंग्रेजों की घेराबंदी से मुक्त कराने के लिए पहुंचे, तो रानी लक्ष्मीबाई की योजना यह थी कि वे किले के अंदर से हमला करेंगी और तात्या टोपे बाहर से, जिससे अंग्रेज सेना बीच में फंस जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल 1858 को बेतवा के युद्ध में तात्या टोपे की सेना हार गई। अंग्रेजों ने अपनी घुड़सवार सेना और हल्की तोपों का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। इस हार के बाद झांसी की स्थिति बहुत खराब हो गई। 3 अप्रैल को किले के ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों को एक गुप्त और कमजोर रास्ता बता दिया, जिससे ब्रिटिश सेना शहर में घुस गई। जब शहर में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई और नागरिक मारे जाने लगे, तब रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत ही कठोर और व्यावहारिक सैन्य फैसला लिया। उन्होंने देखा कि किले के अंदर रहकर अब केवल जान गंवानी होगी और कोई रणनीतिक फायदा नहीं होगा। एक योग्य सेनापति वह होता है जो जानता है कि पीछे कब हटना है। समय अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव और कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ झांसी छोड़ने का फैसला किया। इस योजना में झलकारी बाई ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए अंग्रेजों को धोखा देने का काम किया और खुद को रानी बताकर अंग्रेजों का ध्यान भटकाया। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई लगातार घोड़े पर बैठकर लगभग 152 किलोमीटर दूर कालपी पहुंची। यह पीछे हटना कोई हार मान लेना नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक वापसी थी ताकि सेना को फिर से इकट्ठा किया जा सके। कालपी उस समय विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा हथियार निर्माण केंद्र था। कालपी पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी सेना के पास अंग्रेजों जैसी आधुनिक एनफील्ड राइफलें नहीं हैं जो दूर से सटीक निशाना लगा सकती थीं। भारतीय सैनिकों के पास पुरानी मस्कट बंदूकें और पारंपरिक तलवारें थीं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने कालपी में तुरंत हथियार बनाने के कारखानों को व्यवस्थित किया। वहां बारूद बनाने के लिए शोरा, गंधक और कोयले की आपूर्ति को फिर से शुरू करवाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि कालपी में उन्होंने बाकी विद्रोही नेताओं को समझाया कि अंग्रेजों से खुले मैदान में सीधी लड़ाई लड़ना नुकसानदायक होगा, इसलिए हमें भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। मई 1858 में जब कालपी का युद्ध हुआ तो उस समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने मौसम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। ब्रिटिश सेना के सैनिक भारी वर्दी पहनते थे और वे भारतीय गर्मी के आदी नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे दोपहर के समय अंग्रेजों पर तब हमला करें जब सूरज सबसे ज्यादा तेज हो।
इस रणनीति का असर यह हुआ कि कई ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी लू लगने और गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। इसके अलावा कालपी के पास गहरी खाइयां और नाले थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पैदल सेना को इन खाइयों के पीछे तैनात किया ताकि अंग्रेजों की घुड़सवार सेना सीधा हमला न कर सके। हालांकि संसाधनों की कमी और विद्रोही नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण वे लाल घुड़सवार नजर आए हैं। कालपी का युद्ध हार गए, लेकिन उनकी यह पर्यावरण और भूगोल आधारित रणनीति युद्ध के विज्ञान में बहुत ऊंचे दर्जे की मानी जाती है। कालपी के पतन के बाद विद्रोहियों के पास न तो पैसा था और न ही कोई सुरक्षित ठिकाना। इसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने एक ऐसी कूटनीतिक और सैन्य चाल चली जिसने ब्रिटिश जनरलों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें ग्वालियर पर कब्जा करना चाहिए। ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के वफादार थे। ग्वालियर का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था और वहां एक बहुत बड़ा खजाना और आधुनिक हथियारों का भंडार था। रानी लक्ष्मीबाई जानती थीं कि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था और आधुनिक हथियारों के किसी भी सेना को लंबे समय तक मैदान में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां से उत्तर और मध्य भारत में अंग्रेजों की संचार लाइनों और टेलीग्राफ व्यवस्था को काटा जा सकता था। जब वे अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंची तो उन्होंने खून खराबे से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने सिंधिया की सेना के अधिकारियों और सैनिकों से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि वे एक विदेशी कंपनी के लिए अपने ही देश के लोगों से न लड़ें। उनकी इस कूटनीति का असर इतना गहरा था कि जब युद्ध का समय आया तो सिंधिया की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना गोली चलाए रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हो गया। महाराजा सिंधिया को आगरा भागना पड़ा और बिना ज्यादा नुकसान के विद्रोहियों को एक मजबूत किला, खजाना और हथियार मिल गए। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का प्रशासनिक नजरिया स्पष्ट रूप से सामने आता है। उन्होंने शहर में किसी भी तरह की लूटपाट पर सख्त पाबंदी लगा दी। सैनिकों को वेतन देने के लिए खजाने का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ग्वालियर के आम नागरिकों के दैनिक जीवन और व्यापार में कोई परेशानी न आए। यह दिखाता है कि उनकी विचारधारा केवल अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक स्थिर और न्यायपूर्ण नागरिक प्रशासन स्थापित करने पर भी पूरा ध्यान देती थीं। उनकी सेना का ढांचा भी उनकी विचारधारा को दर्शाता है। उनकी सेना में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। शुरुआत से ही झांसी की सेना का ढांचा रानी की समावेशी सोच को दर्शाता था। जहां तोपखाने की कमान एक अनुभवी मुस्लिम अधिकारी गौस खान के हाथों में थी, वहीं घुड़सवार सेना और रानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके सबसे भरोसेमंद कमांडर खुदा बख्श निभा रहे थे। वे भारत के पारंपरिक कानूनों और शासकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही थीं, जिसे आज के समय में एक शुरुआती राष्ट्रीय संप्रभुता का विचार कहा जा सकता है। उनका स्पष्ट मानना था कि राज्य का प्रशासन चलाने का कानूनी हक उस राज्य के लोगों और शासकों का है, न कि किसी व्यापार करने आई विदेशी कंपनी का। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर रानी लक्ष्मीबाई ज्यादा समय तक ग्वालियर में टिक गईं, तो मराठा साम्राज्य के अन्य हिस्से भी उनके समर्थन में आ सकते हैं और फिर भारत पर कंपनी का शासन बनाए रखना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए जनरल ह्यू रोज ने अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ तुरंत ग्वालियर पर हमला कर दिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के बाहरी इलाके कोटा की सराय में अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व खुद किया। युद्ध के मैदान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां एक संकरी घाटी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने सेना को बहुत ही अनुशासित तरीके से मैदान में उतारा था ताकि अंग्रेजों की भारी तोपों के प्रभाव को कम किया जा सके। ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने अपनी घुड़सवार सेना का इस्तेमाल अंग्रेजों की तोपों को पीछे ढकेलने के लिए बहुत ही कुशलता से किया। लेकिन ब्रिटिश सेना की 8वीं हसर्स नाम की घुड़सवार टुकड़ी, जो बहुत आधुनिक हथियारों से लैस थी, ने उनकी सेना पर भारी हमला किया। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई हुई। अंग्रेजों की संख्या और उनके हथियार बहुत ज्यादा थे। इसी सीधी लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश घुड़सवारों से घिर गईं। वे बहुत बहादुरी से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल होने के बाद भी उनका सैन्य अनुशासन नहीं टूटा। उन्होंने अपने सैनिकों को पहले ही यह स्पष्ट आदेश दे रखा था कि किसी भी स्थिति में उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए उनके सैनिकों ने उन्हें तुरंत पास के एक फाइनल के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां उनका निधन हो गया और वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी रणनीतियों ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद एक कुशल नेतृत्व और स्पष्ट विचारधारा से एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति को भी गंभीर चुनौती दी जा सकती है।
इस पूरी ऐतिहासिक घटनाक्रम और उनके द्वारा लिए गए इन रणनीतिक फैसलों को देखने के बाद आप उनके सैन्य और प्रशासनिक कौशल को आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उनके कूटनीतिक फैसले उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे बेहतरीन थे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐतिहासिक घटनाओं और रणनीतियों का यह वस्तुनिष्ठ और